आपको यहाँ पर समझाया जाएगा कि आप टेंस पढ़ते हैं और टेंस में से टेंस की पहचान बातचीत न करें। टेंस में से पहचान कैसे की जाती है? आपके 12 टेंस होते हैं। कितने होते हैं? 12 क्या होते हैं? टेंस। और 12 टेंस की अपनी अलग अलग क्या होती है? पहचान। तो आपको बताया जाता है, हिंदी मीडियम में बताया जाता है। तो यहाँ आपको हिंदी को नहीं देखना, इंग्लिश को हिंदी के माध्यम से नहीं सीखा जा सकता, इंग्लिश को इंग्लिश के माध्यम से सीखना पड़ेगा। तो आपके अंदर डीप नॉलेज इंग्लिश की आएगी। और यदि आपने सीखने का माध्यम हिंदी को बनाया और आपने चाहा कि हम अंग्रेजी सीख लें, आप जो सीख तो जाएंगे लेकिन बढ़िया लेवल की आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे, उच्च स्तरीय अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। आप अपने विचारों को अच्छी तरह से प्रकट नहीं कर पाएंगे, प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इंग्लिश को इंग्लिश के माध्यम से अपनी बात किसी तक पहुंचानी है तो अच्छी तरह से पहुंचा सकते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश के माध्यम से। और आपके यहाँ पर उत्तरी भारत में जो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है उसके लिए माध्यम पहला अपनाया जाता है। फर्स्ट माध्यम क्या अपनाते हैं लोग? हिंदी। हिंदी के माध्यम से आपको क्या सिखाते हैं? इंग्लिश। हिंदी के माध्यम से आपको अंग्रेजी बताई जाती है। तो इंग्लिश जो है हिंदी के माध्यम से आप सीख तो लेंगे लेकिन आप बढ़िया अच्छी तरह से नहीं सीख पाएंगे। आपकी अप्रोच उतनी नहीं होगी कि जो आप उसकी सिचुएशन है, जो आपके विचार हैं उनको डीपली नहीं समझ सकते। इसलिए इंग्लिश को इंग्लिश के माध्यम से सीखा जाएगा। जैसा कि आपने देखा है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान जो आपकी होती है ता है, बातचीत नहीं, ती है और ते हैं। और एक कल हमने आपको नया शब्द बताया था तो है। जब किसी वाक्य के, हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आते हैं तो लोग क्या कह देते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन ध्यान ये नहीं देते कि जब इसी को ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दिया जाता है तो हम कैसे पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम अंग्रेजी के वाक्य को पढ़कर भी पता कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए जैसे हमने लिखा, मान लीजिए दे गो टू आगरा, दे गो टू आगरा। अब हमने लिखा ही गोज टू आगरा। ये 2 टेंस लिख दिए। अब इनकी पहचान करनी है आपको। हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर केवल इंग्लिश की बात कर रहे हैं। तो आप क्या देखकर बताएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? कैसे आपको पता चलेगा? किस चीज से आपको पता चलेगा कि जो आपका ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसको आप पहचान ले कि जो इसमें बात की जा रही है उसका टेंस क्या है? तो यहाँ पर हम पता कैसे करेंगे? तो हमने कल भी आपको बताया था कि माध्यम है, हम माध्यम अपनाते। किसी चीज को पहचानने का कोई न कोई माध्यम होता है। इसी तरह से बाकी को पहचानने का माध्यम क्या है? कौन सा काल है उसका? वर्ब। वर्ब ये शो करती है, वर्ब ये बताती है कि कोई टेंस क्या है, कौन सा टेंस है उसमें। तो यहाँ पर टेंस आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट। अब देखिए, आपने देखा कि हमें जो वर्ब है सबसे अच्छी तरह से पहचान लेनी चाहिए। क्यों? कि वर्ब ही टेंस को बताती है। तो हमें वर्ब की जानकारी होनी चाहिए। वर्ब के आधार पर ही वाक्य का टेंस निर्धारित होता है। काय के द्वारा? वर्ब के द्वारा। तो आपने देखा वर्ब की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म होती है। अब जैसे मान लीजिए गो लिखा है और गो के बाद क्या लिखा जाता है? वेंट लिखा जाता है। और वेंट के बाद क्या लिखा जाता है? गॉन लिखा जाता है।
और बोन के बाद क्या लिखा जाता है? गोइंग लिखा जाता है। और गोइंग के बाद लिखा जाता है गोज। तो यहाँ पर जो है आप देखिए, आपको जरूरत काय की है? एक तो इसकी जरूरत है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और एक इसकी जरूरत है। तो जब कभी आपको ऐसी कंडीशन किसी टेंस में देखने के लिए मिले, या तो लिखा हो फर्स्ट फॉर्म या लिखा हो आईएस, ईएस फॉर्म लिखी हो, तो आप देख लीजिए वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आप तुरंत देख के पता कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए जो इसका प्रयोग होता है, जो ये एस या ईएस का प्रयोग होता है, वो उनके साथ होता है जब पर्सनल प्रोनाउन कौन से पर्सन के होते हैं? थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन में भी उनका नंबर जो होता है वो कौन सा नंबर होता है? सिंगुलर नंबर। जो सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रस्तुत करते समय या लिखते समय क्रिया में एस या ईएस जोड़। तो एस या ईएस हमें कहाँ जोड़ना है? जहां क्या होगा? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होंगे और वो क्या होंगे? एक वचन, सिंगुलर होंगे। और किसी का नाम होगा, यदि किसी का नाम कब एक वचन में होगा तब आप क्रिया में क्या लगाएंगे? एस या ईएस। अगर आपको सेकंड पर्सन मिलता है और थर्ड, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन जब आपको मिलता है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन भी प्रत्येक वचन के साथ, चाहे सिंगुलर हो चाहे क्या हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो सिंगुलर तो जो है आपका किसका नहीं होता? आई और बी, आई सिंगुलर में होता है लेकिन फिर भी उसके साथ, और बी प्लूरल में होता है उसके साथ, और यू आपका जो है सेकंड पर्सन का है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ आपको क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाई। कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? फर्स्ट फॉर्म लगाई है। तो ध्यान रखना है आपको काय का? फर्स्ट फॉर्म का। फर्स्ट फॉर्म आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहाँ लगाई जाती है? तो आप अगर इन चीजों का ध्यान रखा और आपके सामने अगर अंग्रेजी बोल रहा है कोई, तो आप तुरंत पहचान लेंगे, आंखें बंद करके पहचान लेंगे। क्या पहचान लेंगे? कि कोई हमसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। क्या को आंखें बंद है तो क्रिया को सुनकर, आंखें बंद है तो क्रिया शब्द को सुनकर, और आंखें खुली है तो क्रिया शब्द को देखकर आप पता कर लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और क्रिया की ईएस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? ये स्टेटमेंट है। क्या है ये? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट STATEMENT, ये स्टेटमेंट है। अब जो स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट क्या बोलते हैं? ये किसी फैक्ट को बताते हैं। क्या बताते हैं? फैक्ट। और फैक्ट क्या चीज होती है? जो सत्य होती है, जो प्योर होती है। इम्प्योरिटी नहीं होती है उसमें, तथ्य में प्योरिटी होती है, उसको फैक्ट बोलते हैं। और जब उसमें इम्प्योरिटी मिला दी तो वो क्या हो जाएगा? तो वो असत्य हो जाएगा। तो हम सत्य कथन यहाँ पर प्रकट करते हैं, और सत्य कथन जब होते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसी के साथ आपको ये बताया जाता है कि कथन जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कथन कितने होते हैं? 3 प्रकार। 3 प्रकार में एक कथन होता है आपका कैसा है? एसर्टिव। एसर्टिव को क्या बोलते हैं? स्वीकारात्मक। स्वीकारात्मक। और दूसरा बोलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। और फिर आप बोलते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक।
तो आपके कथन 3 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के कथन होते हैं। अब यहाँ पर जो आपका कथन लिखा है, देखिए ये जो लिखा है दे गो टू स्कूल, ये कैसा कथन है? ये कैसा कथन है आपका? दे गो टू स्कूल। असर्टिव क्यों है? जो स्वीकार करने के योग्य। हम इस बात को स्वीकार करते हैं, हम इस बात को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि दे गो टू आगा, तो ये कथन हमारे स्वीकार करने के योग्य है। अब किसी ने आपसे कहा, कोई बोलने वाला है, स्पीकर किसको बोल रहा है? स्पीकर दे गो टू आगरा, दे गो टू आगरा। जब किसी ने कहा तो आप इसको क्या करेंगे? स्वीकार किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, इसलिए ये स्वीकारात्मक है। और इसी को अगर हम कह दें, क्या कह दें इसको हम? क्या कह दें हम इसको? इसी कथन को अगर हम कहें, इसी कथन को यदि हम कहें, क्या कहें? दे डू नॉट गो टू आगरा। अब ये कैसा कथन हो गया? नकारात्मक। कैसा हो गया ये? नकारात्मक। अब नकारात्मक को हम क्या कहते हैं? अस्वीकार। इस चीज को नकारा जा रहा है। जो आगरा जाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या किया जा रहा है? इसमें नकारा जा रहा है। अब नकारा जा रहा है तो ये क्या हो गया? नकारात्मक। कैसा हो गया? नकारात्मक। तो इसमें हम किसी चीज को जब स्वीकार करते हैं तो स्वीकारात्मक, और जब किसी चीज को हम क्या करते हैं? नकारते हैं, तो वह नकारात्मक होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। तो यहाँ क्या किया जा रहा है? यहाँ आपसे प्रश्न किया जाता है। जब प्रश्न किया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। अब देखिए यहाँ 2 चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। एक तो ये डू आ गया, ये डू क्या कहलाता है? ये डू क्या कहलाता है? ये डू क्या कहलाता है? ये डू कहलाता है आपका हेल्पिंग वर्ड। क्या कहलाता है? हेल्पिंग वर्ड। अब हमने जो वाक्य यहाँ पर बनाया तो क्रिया में क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई। क्रिया शब्द की क्या हो गई? बढ़ोतरी। तो यहाँ पर देखिए डू हेल्पिंग वर्ब है और वो क्या है? मेन वर्ब। लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये एडवर्ब। ये एडवर्ब है जो क्रिया की क्या बता रहा है? विशेषता, जाने की या न जाने की। तो यहाँ पर ये जो कथन है आपका नकारात्मक कथन है, लेकिन यहाँ पर ये जो कथन है आपका प्रश्नवाचक कथन है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा डू यू हेल्प हिम। ये कैसा हो गया कथन? ये कथन कैसा हो गया? ये भी इंटेरोगेटिव कथन, ये भी इंटेरोगेटिव कथन है। डू यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी सहायता करोगे? तो यहाँ पर डू अब कहाँ आ गया? शुरुआत में। और इन वाक्यों को प्रश्नवाचक इसलिए कहते हैं कि इनके बाद में जो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है इनके बाद में? प्रश्नवाचक चिन्ह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। और वाक्य हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न का वाचन हो रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। जहां हम किसी से किसी चीज के विषय में जानकारी हासिल करते पूछते हैं तो वहां पर इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट आता है। कौन सा आता है? इंटेरोगेटिव कथन होते हैं। तो देखिए अब देखा जाए तो कथन आपके 4 प्रकार के हो गए। एक वे कथन होते हैं जिनमें प्रश्न सूचक शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? प्रश्न सूचक। तो आपके प्रश्न सूचक जो प्रश्न की सूचना दे, जो प्रश्न के विषय में जानकारी दे, वो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं। लेकिन यहाँ प्रश्न सूचन का आपका डू भी कर रहा है,
तो जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो भी प्रश्न सूचक की सूचना देती है। तो ये कथन दो प्रकार के होते हैं। जो इनमें हेल्पिंग वर्ब जिनमें पहले लगी होती है, जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले यूज करते हैं, वो कथन दो प्रकार के होते हैं, यस टाइप और नो टाइप। यस और नो टाइप दो प्रकार के कथन होते हैं। कौन से कथन होते हैं? जिनमें हेल्पिंग वर्ब का हम यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए आप कि जब हमें किसी को जानकारी देनी होती है तो आप प्रयोग करते हैं स्वीकारात्मक का, और जब हमें किसी सूचना को नकारा जाता है तब हम कथन का प्रयोग करते हैं नकारात्मक का, और जब किसी से कोई जानकारी ली जाती है तो हम प्रयोग करते हैं इंटरोगेटिव वाक्यों का। और इंटरोगेटिव वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक वे इंटरोगेटिव होते हैं जिनमें सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग करते हैं, एक प्रश्नवाचक वे वाक्य होते हैं जिनमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये जो वाक्य हैं, ये वाक्य क्या जानकारी देते हैं, ये क्या सूचना देते हैं? समय की सूचना देते हैं कि जो हमारी बातचीत हो रही है वो कौन से समय में हो रही है। जो हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं वो कौन से समय में जानकारी हो रही है, इस बात की जानकारी हमें टेंस देते हैं। और क्या जानकारी दी जा रही है ये भी हमें कथन बताते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा हम जो है सूचना लेते हैं और सूचना देते हैं। इनमें बोलने वाला होता है जिसको हम स्पीकर कहते हैं, और एक होता है सुनने वाला होता है जिसको सूचना दी जाती है। तो हम ऐसा माध्यम अपनाते हैं कि दूसरे के विचार हमारे अंदर हम समझ सके और अपने विचार आपको समझा सके। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आगे हम देखिए आपको बढ़ाते हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचाना जाएगा, जैसे मान लीजिए माई मदर कुक्स फूड डेली। माई मदर कुक्स फूड डेली। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लगा दिया, कुक्स लगा दिया। अब इस बात को नकारिए तो कैसे लिखोगे, माई मदर। अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, डज। डज क्यों लगाएंगे? डज लगाने का आपका मतलब क्या है? डू क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि यहाँ पर जो है इसलिए लगाएंगे कि ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ आपको क्या लगाना है, डज का प्रयोग करना है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपको क्या करना है, डज। अब जो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है कार्य करने वाला। कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। इसका वाक्य में प्रयोग होता है जिसके विषय में हम बात करते हैं। आई समझ में? तो यहाँ बात किसके विषय में की जा रही है, मदर के विषय में बात की जा रही है। किसके विषय में बात की जा रही है, मदर के विषय। और चूंकि जो ये करता है ये एक वचन है, इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डज। और डज के बाद चूंकि हमें कथन को कैसा बनाना है, नकारात्मक बनाना है। और नकारात्मक बनाने की वजह से इसको क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद हमें जरूरत क्या की पड़ेगी, वर्ब की। तो अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, कुक। अब जो कुक्स नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, कुक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कुक। जो आपका ये एस था, अब इसने जो है एक वचन यहाँ पर जो प्रकट हो रहा था, तो क्रिया एस या एस में आई, लेकिन वो एस एस जो आपके वाक्य को अब इसने एक वचन बना दिया, किसने, डज। तो इसलिए डज नॉट कुक फूड डेली। यह आपका नकारात्मक कथन हो गया। कैसा हो गया, नकारात्मक। अब इसी कथन में देखिए, इसी कथन में देखिए आप क्या देखेंगे, डज माई मदर, या इसको क्वेश्चन में लिखेंगे तो माई की जगह पर क्या लिखेंगे, डज योर
मदर कुक फूड डेली। अब यहां पर एक चीज समझिए, देखिए यहां माई लिखा था, यहां क्या लिख गया योर। तो प्रश्न जब करते हैं तो ये योर क्यों आ गया? यहां देखिए कोई पूछ रहा था आपसे, यहां माई मदर, माई मदर, तो कहने वाला कौन था? मैं खुद था। अब यहां पर क्या हो गया? डज। अब आपसे दूसरा पूछ रहा है सामने वाला, तो दूसरे पूछने वाले के लिए क्या लगाओगे? वो क्या लगाएगा आपके लिए? योर। डज योर मदर कुक फूड डेली। ये कथन आपका कैसा हो गया? इंटरव्यू। यहां पर आपसे क्या ले रहा है? कोई जानकारी। क्या ले रहा है? तो जानकारी ली जाती है, वहां प्रश्न किया जाता है, प्रश्न के द्वारा सूचना होती है। तो इस वाक्य को इसलिए क्या कहेंगे? इंटरोगेट। अब देखिए इसको प्रश्न सूचक शब्द लगाकर जब बनाएंगे तो इसको कैसे करेंगे? हु कुक्स फूड डेली। हु कुक्स फूड डेली। रोजाना प्रतिदिन भोजन कौन पकाता है? तो ये चूक जो है क्या ये पुरुषवाचक, क्या ये पुरुषवाचक क्या है? प्रोनाउन कहा जाता है। तो जिस सब्जेक्ट केस में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है, इसलिए सब्जेक्ट केस का है। इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? हु। और इसका पजेसिव केस क्या होता है? हु। तो ये भी प्रोनाउन है आपके, और प्रोनाउन ये कहलाते हैं प्रश्न, प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक ये प्रोनाउन की जगह पर, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए यूज होते हैं। हु, हुम, हुज किसके लिए प्रयोग होता है? ये व्यक्तियों के लिए होता है। तो इस तरह से आप क्रिया को देखकर किसी भी वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि उसमें कौन सा टेंस छिपा हुआ।